पहले क्या आएगा, पहले एक्सटेंशन आएगा, उसके बाद नेचुरल लेंथ आके कंप्रेशन आएगा। अगर इसके पास 2v वेलोसिटी और इसके पास v होता तो ठीक इसका उल्टा होता, इसके पास ज्यादा वेलोसिटी है तो पहले कंप्रेशन आता, फिर नेचुरल लेंथ आकर एक्सटेंशन आता। ये सिस्टम भी ऐसे जा रहा होता। कहीं भी इधर एक को इधर दे दे, एक को उधर दे दे, सिचुएशन वैसा ही रहने वाला, ये उसी तरह से ऑसिलेट करते हुए आगे बढ़ रहा होगा। और एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम सेपरेशन या मिनिमम सेपरेशन रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो चुका होगा, 0, मतलब दोनों का वेलोसिटी क्या हो चुका होगा, सेम हो चुका होगा। तो ये अपना केस 2 है। इसमें हम लोग से पूछा था कि बताओ मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना है। देखते हैं। ये सपोज v0 और 2v0 दिया हुआ है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं, हम लोग जो लिए थे वो ये था। इसके पास 2v, तो इसके पास 2v0, इसके पास v0। तो कुछ देर बाद सिचुएशन ऐसा है, ये वाला m, इसके पास भी वेलोसिटी v, और ये 2m, इसके पास भी वेलोसिटी v। पहले स्प्रिंग का लेंथ अगर l था तो अब l प्लस x हो चुका है। इस समय मैक्सिमम एक्सटेंशन है एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन रिलेटिव वेलोसिटी इज 0। अच्छा, ये पूरा एनालिसिस अभी हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम, क्योंकि आगे अभी हम तुमको सेंटर ऑफ मास फ्रेम भी दिखाने वाले हैं। तो ग्राउंड फ्रेम से देखें कि ये आगे जा रहा है, ये ज़्यादा आगे चला गया, ये कम, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया, तो इसका वेलोसिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस समय दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया उस समय गैप मैक्सिमम है। अब हमको ये x निकालना है कि ये कितना है, हो जाएगा काम। अलोंग x देख लो सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है, स्प्रिंग फोर्स तो अपना इंटरनल मामला हो गया, ग्राउंड से फ्रिक्शन है नहीं, हम लोग पूरे में स्मूथ लेकर चल रहे हैं बाय डिफॉल्ट। एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम 2m इंटू v0 प्लस m इंटू 2v0, बाद में दोनों का वेलोसिटी कॉमन हो गया तो 3m इंटू v। तो 4v0 इज इक्वल्स टू 3v, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लिखेंगे तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v0 स्क्वायर प्लस हाफ m के पास 2v0 है, हाफ m 2v0 स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू v0 स्क्वायर, बाद में काइनेटिक एनर्जी, बाद में पोटेंशियल एनर्जी हाफ k x स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का वेलोसिटी कॉमन हो चुका है तो हाफ इंटू 3m इंटू v स्क्वायर, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहा है, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू v स्क्वायर, तो हाफ 3m इंटू v स्क्वायर हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, इन दोनों से हम लोग v का वैल्यू यहां पर रख दो, v0 के टर्म्स में x का वैल्यू आ जाएगा। अगर हम लोग उस तरीके से इक्वेशन लिख देते तो
उससे भी लिख के देख लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन हम वो दूसरे वाले तरीके से लिख रहे हैं। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी हाफ, पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ टोटल मास हो गया 3m, सेंटर ऑफ मास का जो भी वेलोसिटी हो हाफ m VCM² लिख लिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाला है, प्लस हाफ म्यू का वैल्यू 2m/3 और v रिलेटिव कितना है 2v0 माइनस v0, तो v0 हाफ म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर। बाद में पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx², काइनेटिक एनर्जी हाफ 3m इंटू VCM का स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, और हाफ म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर 0, क्योंकि यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो चुका है। ये पूरा कैंसिल, mv0²/3 is equals to kx²/2, टू mv0²/3 के, तो यहां से x का वैल्यू आ गया v0 √2m/3 के। डायरेक्टली एक इक्वेशन से काम चल गया, यहां पर इन दोनों को सॉल्व करना पड़ता, यहां पर सीधा MEC से काम चल गया। हालांकि LMC हम लोग इसी में इस्तेमाल कर चुके हैं, जब ये बोले कि VCM पहले और बाद में सेम है, तो यहां जरूरत नहीं पड़ा, इसी से काम हो गया। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, और सीधा x का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये था अप्रोच, वही LMC और MEC लगा रहे हैं। अभी क्या होगा, ये मैक्सिमम एक्सटेंशन आ चुका है, फिर नेचुरल लेंथ, फिर कंप्रेशन, फिर नेचुरल लेंथ, फिर एक्सटेंशन, तो आगे बढ़ते बढ़ते ये ऐसे ऑसिलेट करता हुआ आगे बढ़ते जाएगा। अब ऐसे सिचुएशन में मैक्सिमम एक्सटेंशन या कंप्रेशन का यहाँ से जो रिजल्ट आता है, डायरेक्टली एक फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं, इसको याद रख लो। अगर खाली एक्सटेंशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन या कंप्रेशन पूछ लेगा तो डायरेक्टली हम लोग बोल देंगे v रिलेटिव √μ/k। ठीक है, ये सीधा इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन या कंप्रेशन का वैल्यू हो गया। v रिलेटिव जो शुरुआत में रिलेटिव वेलोसिटी है 2v0 माइनस v0, उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास, और k स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। तो ये हम लोग इसको सॉल्व कर लिए ग्राउंड के फ्रेम में। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाकर देखेंगे तो मामला कुछ और दिख रहा होगा। जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाने से काम आसान हो, है ना, लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाने से क्या दिखता है वो एक बार चलकर देखते हैं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाना है तो पहले हमको इस सिस्टम को सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि इन दोनों के पास कितना कितना वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। ठीक है, तो सबसे पहले VCM, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पहला स्टेप तो हम ये कर रहे हैं कि कन्वर्जन कर रहे हैं। भाई ग्राउंड फ्रेम से ऐसा दिख रहा है, तो पहले सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये दोनों का मोशन कैसा दिख रहा होगा, क्या वेलोसिटी है,
क्या एक्सेलरेशन है, यहाँ फोर्स तो अभी लग नहीं रहा है, तो खाली वेलोसिटी है। तो क्या वेलोसिटी है ये देख लेते हैं। तो VCM कितना है, तो m इंटू 2v0 प्लस 2m इंटू v0 अपॉन 3m, तो ये आ गया 4v0/3। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू cm, तो वेलोसिटी ऑफ m माइनस वेलोसिटी ऑफ cm, m का वेलोसिटी 2v0 माइनस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 4v0/3, 6 माइनस 4 2v0/3। वेलोसिटी ऑफ 2m विद रिस्पेक्ट टू cm, इसका वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ 2m माइनस वेलोसिटी ऑफ cm, ये आ गया माइनस v0/3। मतलब सिस्टम कुछ ऐसा है, ये m, ये 2m, सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, यहां कहीं था, इसको कर दिए फिक्स्ड। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाके देख रहे तो वो पॉइंट फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। इसके पास वेलोसिटी m के पास जो है इस तरफ 2v0/3 और दूसरे वाले के पास माइनस v0/3, मतलब इस तरफ v0/3। अब एक चीज यहां से देख सकते हो कि हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिस्टम का मोमेंटम हमेशा 0 होता है, तो यहां पे भी दिख रहा है। इसका मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी करोगे तो 2mv0/3 इस तरफ, और इसका ये करोगे तो 2mv0/3 इस तरफ, प्लस और माइनस दोनों का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा है, देख लेना, मास इंटू वेलोसिटी करके देख लो, और डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो सिस्टम का मोमेंटम 0। क्यों? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देख रहे थे। अब इसके बाद इसको ऐसे देख सकते हो कि अभी ये वाला पॉइंट फिक्स हो गया स्प्रिंग में, ये पॉइंट नहीं मूव करने वाला, तो ये एक वॉल की तरह हो गया। इधर एक सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये अलग हो गया, उधर वाला अलग हो गया, वो अपना उधर ये स्प्रिंग और ये इसका ब्लॉक, ये स्प्रिंग और ये इसका ब्लॉक। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग बोल सकते हैं K2। ठीक है। अब ये दो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की तरह हो गया। अलग अलग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब ये वाले स्प्रिंग का लेंथ इतना है और ये वाले स्प्रिंग का लेंथ इतना है। एक स्प्रिंग को अगर काट देंगे दो पार्ट में, तो जो दो पार्ट बनेगा दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होगा, ओरिजिनल के बराबर नहीं रहने वाला है। तो अब ये एक ये अलग हो गया, वो अलग हो गया, है ना। तो अब ये 2 ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम दो सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में स्प्लिट हो गया। तो अब क्या होगा भाई, ये वाला यहां पर जाएगा, ये इधर गया x1, इसका वेलोसिटी 0 हो गया। तो इस वाले, जब इसका वेलोसिटी 0 होगा यहां जाके, तो इस वाले स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन, और ये वाला इधर जाएगा, इसका वेलोसिटी 0, ये x2 ट्रेवल किया है, तो K2 में मैक्सिमम एक्सटेंशन x2, K1 का मैक्सिमम एक्सटेंशन x1, तो पूरे स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन x1 प्लस x2 के बराबर होगा। अच्छा, क्या दोनों एक साथ रुकेगा कि पहले ये रुक गया और उसका अभी रुकना बाकी है? नहीं, दोनों एक साथ रुकेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देख रहे हैं मोमेंटम हमेशा 0 होना चाहिए। शुरुआत में तो 0 है, मान लो ये रुक गया और ये नहीं रुका है, इधर वाला भी चल रहा है, तो उसका मोमेंटम 0, लेकिन इसके पास कुछ मोमेंटम बचा हुआ है, तो सिस्टम का नेट मोमेंटम दिख जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो दोनों एक साथ रुकेगा ताकि उस समय भी सिस्टम का मोमेंटम 0 हो। अब इस वाले के लिए अप्लाई करेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, लगा देते हैं सीधा सीधा।
इनिशियली खाली ये इतने सिस्टम के लिए, ये वाला, ये अलग है वो अलग है, इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ m 2v0/3 का स्क्वायर, बाद में पोटेंशियल एनर्जी हाफ k1 हाफ k1, इसमें एक्सटेंशन आया x1, हाफ k1 x1 स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी 0। यहां से हम x1 का वैल्यू निकाल लेंगे और यहां से फिर से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 इस स्प्रिंग का, काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक के पास हाफ 2m इंटू v0/3 का स्क्वायर, बाद में पोटेंशियल एनर्जी हाफ k2 x2 स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी 0। x2 एक्सटेंशन आया है तो यहाँ से x2 निकल जाएगा, वहाँ से x1 निकल जाएगा और x1 प्लस x2 कर देंगे तो मैक्सिमम एक्सटेंशन आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि k1 k2 क्या है ये तो पता करना पड़ेगा, कर लेते हैं। देखो स्प्रिंग का टोटल लेंथ L है, तो अभी जो दो नया स्प्रिंग बना K2, इसका लेंथ L2 और इसका लेंथ L1। हम लोग को ये पता है कि K1 L1 इज इक्वल्स टू K2 L2, K1 L1 इक्वल टू K2 L2 इक्वल्स टू K इंटू L के बराबर होगा। और ये L1 L2 क्या है, तो भाई ये सेंटर ऑफ मास से इस ब्लॉक का डिस्टेंस और इस ब्लॉक का डिस्टेंस है L1 L2। ये रहा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट पे, इसको अगर हम लोग ओरिजिन मान लें तो यहां से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है 0। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग लिखें तो हम लोग लिखेंगे m इंटू L1 प्लस इस जगह से हम सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस लिख रहे हैं तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 L1 प्लस m2 इंटू L2 अपॉन m1 प्लस m2, ये इस जगह से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हुआ जो कि क्या है 0। तो यहां से आया m1 L1 इज इक्वल्स टू 2m इंटू L2। तो L1 इक्वल टू 2L2, एंड L1 प्लस L2 इक्वल टू L। तो यहां पुट कर दें अगर तो 3L2 इक्वल्स टू L, L2 का वैल्यू L/3 और L1 का वैल्यू 2L/3। यहां से सेंटर ऑफ मास से ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का डिस्टेंस आ गया, ठीक है, L/3 एंड 2L/3। तो K1 K2 कितना हो जाएगा, K1 का वैल्यू हो जाएगा KL/L1, मतलब KL/L1 का वैल्यू है 2L/3, 3K/2, और K2 का वैल्यू KL अपॉन L2, L2 का वैल्यू L/3 है 3K। तो ये आ गया K1 और K2 का वैल्यू। इस तरीके से K1 K2 मतलब जब हम सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट को फिक्स कर दिए तो अब ये दो स्प्रिंग में बट गया। तो एक तरह से एक सिंगल स्प्रिंग को जब दो स्प्रिंग में काटते हैं तो जिस तरीके से हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट लिखते हैं उस तरीके से लिख दिए। L1 L2 का वैल्यू निकाल ली और L1 L2 आ गया तो फिर K1 K2 का वैल्यू आ गया इस रिलेशन से। और अब अगर K1 K2 आ चुका है तो यहां से ये जो इक्वेशन दिख रहा है
इन दोनों इक्वेशन से जो MEC अप्लाई करके निकाले हैं, एक से x1 निकालेंगे, दूसरे से x2 निकालेंगे और यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। जैसे कि इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं और इसको सेकंड बोल देते हैं। इससे बहुत आसान नहीं हुआ सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। सेंटर ऑफ मास फ्रेम से कैसे चीज़ों को देखना है ये हम समझना चाह रहे हैं। तो 1 वाले से देखें, फ्रॉम 1 तो हो जाएगा m/2 इंटू 4v0²/9 इज इक्वल्स टू हाफ k1 x1 स्क्वायर। k1 का वैल्यू कितना आया है भाई? 3k/2, 3k/2 इंटू x1 का स्क्वायर। तो ये 2 से 2 चला गया, ये इधर आ जाएगा। तो 8mv0²/27k का अंडर रूट, ये आ गया x1 का वैल्यू 8/27, ठीक है। फ्रॉम 2 सेकेंड इक्वेशन बोल रहा है कि भाई हाफ इंटू 2m इंटू v0²/9 इज इक्वल्स टू हाफ k2 का वैल्यू कितना आया है? 3k इंटू x2 स्क्वायर। तो हाफ से हाफ चल बसा, x2 का वैल्यू आ रहा है, x2 इज इक्वल्स टू 2mv0²/27k का अंडर रूट। सो मैक्सिमम एक्सटेंशन इज x1 प्लस x2। तो ये जो x1 x2 आया है, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करते ही अपना मैक्सिमम एक्सटेंशन का वैल्यू आ जाएगा। (8mv0²/27k प्लस 2mv0²/27k। तो इधर से आ जाएगा 2√2 2v0/3 आ गया 2m/3k, और यहाँ से बाहर आ जाएगा v0/3 2m/3k। सो मैक्सिमम एक्सटेंशन 2v0/3 प्लस v0/3, v0 अंडर रूट 2m/3k, वही लिखा हुआ ये v रिलेटिव अंडर रूट μ/k। तो यहाँ पे अपना काम आसान नहीं हुआ, लेकिन कई बार इससे हो सकता है ना। तो इस तरीके से एनालाइज करना है। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में गए तो सेंटर ऑफ मास फिक्स हो गया, तो इधर एक अलग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो गया, इधर एक अलग। तो बस सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बना तो फिर सीधा बहुत आसान हो गया। उससे मतलब ही नहीं खाली इसको देखें, इसके लिए MEC लगा दिए, इसके लिए लगा दिए, x1 x2 आया, x1 x2 को ऐड कर दिए, मैक्सिमम एक्सटेंशन आ गया। इस दौरान हमको एक काम और करना पड़ा, क्या कि ये दो स्प्रिंग बन गया तो दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, K1 एंड K2। तो वो हम लोग K1 और K2 निकाल लिए। कैसे निकाल लिए? जब दो स्प्रिंग को कट करते हैं, मतलब किसी स्प्रिंग को कट करते हैं तो उससे दो नया स्प्रिंग बनता है। तो उन दो नए स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो जिस रिलेशन से लिखा जाता है K1 L1 इक्वल्स टू K2 L2 इक्वल्स टू KL, उससे हम लोग कैलकुलेट कर लिए। मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ। ये हो गया अपना केस 2। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस कुछ ऐसा है कि इस बार दोनों ब्लॉक पर
या किसी एक ब्लॉक पर कुछ फोर्स लगाते हुए दिखा दिया जाएगा। तीसरा सिचुएशन ऐसा है, ये m मास का ब्लॉक, ये 2m मास का ब्लॉक, इस पे फोर्स इधर F लगा दिए, या इस पे 2F फोर्स लगा दिए, इस पर F फोर्स लगा दिए। जरूरी नहीं है सेम डायरेक्शन में लगाएं, एक पे इधर भी लगा सकते हैं, या खाली एक पर ही फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का ये तीसरा सिचुएशन है। इसमें अब हम लोग से क्या पूछ रहा है, तो मान लो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। अगेन हम लोग यहां से देखेंगे, कुछ एक चीज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और हम लोग ये समझेंगे कि किस तरीके से अप्रोच किया जाता है। एक बार हम इसको ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करेंगे और उसके बाद दूसरी बार हम लोग इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाकर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या अप्रोच रहता है। इसको तुम चाहो तो अटेम्प्ट करके देख भी सकते हो, है ना, कहाँ तक प्रोग्रेस कर पाते हो। देखो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको।